गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? हाँ भाई, थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटेड। हम्म। हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का मंथन बैच में। हो सकता है कुछ बच्चे आज और नए जुड़े हों, है ना? तो बेटा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 देखें, फिर लेक्चर 2 देखें। सीक्वेंस मैटर करती है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां मैंने बताया भी है किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना? ऋषु बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आप पहला लेक्चर देखें, उसके बाद दूसरा लेक्चर पे आए। चलो, लास्ट में होमवर्क देते हैं बेटा, लेकिन मैंने बताया ना, लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ाई क्या था जो होमवर्क दे। हम्म। टेस्ट में 655 है लास्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोपा कब आएगी? मेरे ख्याल से अब डिलीवर होना स्टार्ट हो गई होगी। नीट एडवांस तो पहुंच गई होगी जिसने भी इन्फिनिटी वाला लिया है। हाँ भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे साथ में? वो तो करवाते ही हैं। हम्म। हाँ, अलग अलग आएगी, डोपा और नीट एडवांस अलग अलग आएगी। चलो, शुरू करें अब। शुरू करें भाई। जे एडवांस क्वेश्चंस भी करवाओगे क्या? नहीं बेटा, ओनली सेलेक्टेड कोई होगा तो। जे एडवांस के क्वेश्चंस नहीं करते हैं। हाँ, जे मेंस के क्वेश्चंस जरूर मैं होमवर्क में दूंगा और करवाऊं भी क्लास में कुछ। होमवर्क में मतलब डीपीपी बनाऊंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको जे मेंस के डीपीपी के असाइनमेंट मिल जाएगा एक। जितना आपने बताया था उतना कर लिया। देखो, करने के लिए तो मैंने बोला है आपको डीपीपी मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद में जो मैंने डीपीपी टेलीग्राम पे दिया है वो नीट एडवांस, ये तो करो ही करो। इसके बाद जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपके पास वो स्टार्ट हो जाएगा, जे मेंस की पीवाईक्यू की डीपीपी बहुत है। उसके बाद आपको करना है तो आप एस सी वर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना? फिजिक्स में टेस्ट कितना लेना चाहिए? टेस्ट तो देने ही है, सारे देने हैं। फिजिक्स का अलग से क्या है? ऐप में डीपीपी डीपीपी के नाम से नहीं मिलेगा। ऐप में असाइनमेंट वाले सेक्शन में वी डीपीपी मिलेगा, वी डीपीपी। ठीक है। एस सी वर्मा की थ्योरी भी देखना चलेगा। देखो, थ्योरी थोड़ी सी अजीब सी होगी, आपको समझ आए नहीं आए देख सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अच्छी है लेकिन वो समझ आना थोड़ा मुश्किल है और टाइम भी बहुत लगता है। तो आप एक काम कर सकते हो, सोल्ड एग्जाम्पल कर लो और फिर एक एक्सरसाइज कर लो। जब यहां से थ्योरी देख चुके हो तो वहां थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है।
डीसी पांडे कर सकते हो बेटा। जो आपके पास बुक है आपने खरीदी हुई है तो वो ही करो, दूसरी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम बैच में ही आपको बहुत सारा मटेरियल दे रहे हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो एररलेस लगा लो, लेकिन एरर ना हो, बस ये देख लेना, नाम से एररलेस नहीं है, एरर ना हो। फिजिक्स टेस्ट में कितना मार्क्स आना चाहिए? देखो मैं तो चाहता हूं 180 आए, लेकिन कोशिश करो 130 140 अबव ही रखो सारे टेस्ट में। कल का लेक्चर नहीं लिया था, आज ले सकते हो? नहीं बेटा, यदि पहले से पढ़ा हुआ है चैप्टर तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं ले सकते, सीक्वेंस में जाओ। पता नहीं क्यों क्लास के बाद सर में दर्द हो जाता है, क्या करूं? बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो, मोबाइल को थोड़ा दूर रखो या फिर बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो, टैब ले लो या लैपटॉप ले लो, या लाइब्रेरी में कोई ऐसी में जहां पीस वो मिलता हो सिस्टम, वहां पे जाके ले लो, तो बड़ी स्क्रीन यूज करो। चलो शुरू करें, शुरू करें भाई, है भाई? शुड वी स्टार्ट नाउ? नेक्स्ट टेस्ट संडे को हो गया, अगले संडे को, इस संडे को नहीं होगा, उससे अगले संडे को होगा, 2nd and 4th संडे। चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यूनिट क्या होती है, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होती है? यूनिट, आप कोई भी किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो तो किसी रेफरेंस के रिलेटिव में मेजर किया जाता है, दैट रेफरेंस क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। बहुत सारी यूनिट पॉसिबल है, सेम क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, हम किसी भी रेफरेंस में मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है, मेजर्ड वैल्यू जो होती है, मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है, यूनिट। ठीक है, तो क्या आ गया? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू आ गया n इंटू यू, n इंटू यू। और बेटा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, एक फिक्स क्वांटिटी के लिए n इंटू यू का प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पानी की बोतल का वजन, मास निकालना है, कितना मास है, मुझे इस पानी की बोतल का मास निकालना है। तो यहां पर आप चाहे इसके मास को ग्राम में मेजर करो, चाहे किलोग्राम में मेजर करो, चाहे मिलीग्राम में मेजर करो, इसका मास जितना है उतना ही आएगा, अलग नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा, जितना इसका मास है उतना ही आएगा। मान लो 1 किलो की है तो ग्राम में करोगे तो 1000 ग्राम आ रहा है, लेकिन 1 किलो 1000 ग्राम सेम ही है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी, फॉर एनी फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड मतलब वो वेरी नहीं कर रही है, क्वांटिटी n इंटू यू का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू। एक क्वांटिटी के यूनिट को बड़ा करोगे
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। यूनिट चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, लेकिन वो पूरी जो क्वांटिटी है वो ओवरऑल क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है, यूनिट को बढ़ाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी। डबल द यूनिट, डबल द यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी हाफ, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी हाफ। यदि आप यूनिट को डबल कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आधी हो जाएगी, ताकि उसका प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये बात सभी को? बोलो बोलो बोलो। अब एक चीज देखना, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, यदि लेंथ की यूनिट को डबल कर दिया जाए तो देखो इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। यूनिट ऑफ एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा? यदि लेंथ की यूनिट को डबल करोगे, लेंथ की यूनिट को डबल करोगे तो एरिया जो होता है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के स्क्वायर की। यदि इसका यूनिट 2 गुना होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ऐसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेंथ की यूनिट को डबल करोगे, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे क्यूब होता है लेंथ का क्यूब। तो यहां डबल करने का इफेक्ट आएगा 2 की पावर 3 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 8 गुना। यदि लेंथ को डबल करोगे तो डबल का क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8, 8 गुना हो जाएगा, 9 गुना नहीं, 8 गुना हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यदि हमने लेंथ की यूनिट को डबल कर दिया तो किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। यदि आपने लेंथ की यूनिट डबल कर दी, मान लो इस पेन की जगह इसके डबल लेंथ के पेन से आप उसको मेजर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जितना बड़ा यूनिट लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। डबल द न्यूमेरिकल, डबल द यूनिट, हाफ विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू। लेंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगा। लेंथ का पूछा है, यदि आपसे पूछा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो लेंथ का न्यूमेरिक यूनिट डबल करने से वॉल्यूम का यूनिट 8 गुना हुआ था। यदि वॉल्यूम का यूनिट 8 गुना हो गया तो वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? 1/8 टाइम्स। क्या ये बात क्लिक कर रही है? क्या ये बात क्लिक कर रही है? बोलो 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 भाई, क्या ये बात क्लिक कर रही है? क्या ये बात क्लिक कर रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ आई 6 मीटर, 6 मीटर आई, ये भी 6 मीटर आया। एरिया कितना आया? एरिया आएगा 36 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 36 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, मीटर का जो लेंथ था उसको हमने चेंज कर दिया। हमने कहा कि मीटर
जो मीटर हमने ले रखा था ना एक यूनिट, हमने कहा नहीं इतना नहीं लेंगे, डबल लेंथ को मीटर बोलेंगे। इसने डिसाइड किया हमने कि भाई हम यूनिट ऑफ मीटर जो है उसको डबल करेंगे। अब उस लेंथ को मीटर ना बोल के डबल लेंथ को मीटर बोलेंगे। तो सोचो यदि मैंने 1 मीटर को 1 मीटर 2 मीटर लेंथ को डबल कर दिया, मतलब 2 मीटर को बोल रहा हूं 1 मीटर, तो सोचो ये 6 कितना रीडिंग आएगा। यदि मैं मीटर को डबल कर रहा हूं, मीटर की लेंथ को मैं क्या ले रहा हूं डबल, मैं कह रहा हूं नहीं इतना मीटर नहीं बोलेंगे, इसका डबल मीटर बोलेंगे। तो ये 6 जो है फिर 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। तो इसका एरिया अब कितना हो जाएगा 9। पहले कितना था 36। मैंने देखो लेंथ ऑफ मीटर को डबल कर दिया, यूनिट को डबल कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज हाफ हो गई लेंथ की। एरिया 36 था 9 हो गया, 9 चौक 36, 1/4 हुआ। कितना हो गया 1/4। एरिया कितना हो गया 1/4 हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे वॉल्यूम निकालोगे तो वो अपने आप ही 1/8, 1/2 यहां से, 1/2 यहां से और 1/2 हाइट से, तीनों से आएगा तो 1/8 हो जाएगा। ऐसा क्यों है? अरे यार एक सिंपल सी बात बताओ, आप जिस रेफरेंस से मेजर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेन से इस बोर्ड की लेंथ मेजर करूंगा, मान लो ये 8 पेन के बराबर आ रहा है, ये बोर्ड कितने के बराबर आ रहा है, इस पेन के 8 गुना आ रहा है। अब मैं कहूं नहीं पेन की यूनिट को बदल दो, पेन की यूनिट को बदल दो, हम इसको पेन नहीं लेंगे, हम इसको पेन लेंगे, एक पेन यूनिट मतलब ये लेंगे, ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ा हो गया। तो जब आप इस बोतल का यूज करके निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी, क्योंकि जो रेफरेंस है तुमने बड़ा कर दिया। जितना बड़ा रेफरेंस लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम आएगी, लेंथ भी कम आएगी, विड्थ भी कम आएगी, हाइट भी कम आएगी, एरिया भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है? ठीक है, तो ये तो एक लेंथ का एग्जांपल लेके सिखाया। ऐसे जितने भी यूनिट है हम उनको चेंज करेंगे तो इस तरीके से क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी। बट वो जो क्वांटिटी है, जैसा कल मैंने पूछा था, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप मेजर कर रहे हो तो किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, मास को फर्क नहीं पड़ता है, मास की वैल्यू वही आएगी, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, मास का जो टोटल वैल्यू है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जब जाके कंप्लीट मास है। मैं सिर्फ बोलूं मास 2 है, 2 से कुछ नहीं पता चलता है। जब तक मैं नहीं बोलूं कि मास 2 केजी है तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 2 क्या है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इफ यूनिट ऑफ लेंथ become 3 times and unit of time become half, then what will be effect on the numerical value of speed? स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? यदि मैं लेंथ और टाइम की यूनिट को चेंज कर देता हूं तो स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गलती की बहुत सारी गुंजाइश होगी, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गलती की बहुत सारी गुंजाइश होगी। ऑप्शन ए 2 टाइम्स या 2/3 टाइम्स, ऑप्शन बी 3/2 टाइम्स, ऑप्शन सी 6 टाइम्स,
ऑप्शन डी 1/6 टाइम्स। हाँ भाई, क्विज कर देता हूं, क्विज कर देता हूं। तुक्केबाजी हो रही है भाई। देखो, आप सही से चीजों को देख नहीं रहे हो, सही से चीजों को समझ नहीं रहे हो। छोटी सी बात है और इसमें इतनी गड़बड़ सही नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम। हाँ या ना? लेंथ अपॉन टाइम। तो आप क्या कर रहे हो, जो यूनिट ऑफ लेंथ है उसको डबल कर रहे हो, और जो लेंथ की यूनिट को 3 गुना कर रहे हो, और टाइम की यूनिट को हाफ कर रहे हो। ठीक है ना? तो देखना, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट को डबल कर दिया, सॉरी 3 गुना, और टाइम की यूनिट को हाफ कर दिया। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, देखो लेंथ अपॉन टाइम करोगे तो ये आएगा 6 टाइम्स ऑफ L/T, मतलब यूनिट विल बिकम 6 टाइम्स। सो यूनिट ऑफ स्पीड विल बिकम 6 टाइम्स। क्या हमसे यूनिट पूछिए, क्या हमसे स्पीड का यूनिट कितने गुना हो गया वो पूछा है? बोलो बोलो, स्पीड का यूनिट कितने गुना हो गया वो पूछा है? नहीं। देखो, हमें यूनिट ऑफ लेंथ डबल किया, 3 गुना किया। लेंथ का यूनिट 3 गुना करने का मतलब है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/3 करना, और इसको हाफ करने का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू डबल करना। तो ये 1/3 और ये डबल, तो 1/6। न्यूमेरिकल वैल्यू पे इफेक्ट यूनिट का इनवर्स आता है। तो यूनिट को यदि 6 गुना करेंगे, देन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड विल बिकम 1/6 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझे? क्या समझे? अरे भाई, वो बोल रहा है कि लेंथ की यूनिट को 3 गुना कर दिया। क्या बोल रहा है? लेंथ की यूनिट को 3 गुना कर दिया। हमने कहा ठीक है, लेंथ की यूनिट को 3 गुना कर दिया और टाइम की यूनिट को आधा कर दिया। हमने सोचा कि चलो स्पीड का यूनिट ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यूनिट निकाल लेते हैं स्पीड का। तो इसको 3 गुना, इसको आधा, तो इफेक्ट आया 6 गुना। क्या? यूनिट। यूनिट 6 गुना होगी, यूनिट 6 गुना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/6 गुना होगी, 1/6 गुना होगी। बात समझ में आई? यूनिट यदि 6 गुना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/6 गुना हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब यदि तुम्हारी स्पीड पहले 36 मीटर पर सेकंड थी, तो अब नई स्पीड वो 1/6, मतलब 6 नई यूनिट के बराबर होगी। पहले तुम्हारी यूनिट जो 36 थी, अब वो 6 के बराबर होगी। अब वो किसके बराबर होगी? 6 नई यूनिट में, नई यूनिट में 6 के बराबर होगी। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप करो। पहले यूनिट से आप यूनिट का इफेक्ट निकालो, फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू का। यदि ये क्वेश्चन होता व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड के यूनिट पे क्या इफेक्ट होगा,
देखो यूनिट जितना बड़ा, 6 गुना यूनिट हो गया, यूनिट जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो हम जानते हैं मीटर बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर का 100 गुना होती है मीटर। यूनिट जो है सेंटीमीटर से 100 गुना होती है मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 गुना हो जाती है, 1/100 गुना। यदि आप यूनिट को बड़ा करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे उल्टा इफेक्ट आता है, उल्टा इफेक्ट। बेटा बताया अभी मैंने कि यूनिट का रेसिप्रोकल पे प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट से न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को ये क्या कर रहे थे इतनी देर से, यूनिट को जब हम डबल कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम का 8 गुना हुआ, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम का 1/8 गुना हुआ, इनवर्स, इनवर्स। बोलो 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 बोलो। 6 गुना मतलब मीटर अपॉन सेकंड की पावर 6, नहीं नहीं नहीं, 6 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, गुना मतलब मल्टीप्लाई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 12 आई तो 1/12। नालायक, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 12 थी, मान लो पहले तुम्हारी स्पीड 12 आ रही थी उस यूनिट में, तो नई यूनिट में कितनी आएगी? 1/6 गुना, मतलब 1/6 गुना, गुना किसी भी चीज का 1/6 गुना मतलब गुना 1/6, 1/6 गुने का मतलब होता है गुना 1/6, इतना हो जाएगा। 50 का 5 गुना मतलब 5 गुना, 50 का 1/3 गुना 1/3 गुना। ये लो भाई, हेड गोल गोल घूमने लगा है, ऐसा क्या घुमा दिया भाई? यदि तुम्हारा इसी में गोल गोल घूमने लगा है तब तो हो लिया बेटा काम, तब तो हो लिया बेटा काम। देखो यदि इस चीज में आपका सर गोल गोल घूमने लग गया तब तो हो लिया सिलेक्शन, छोड़ो फिर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत खतरनाक बोल दिया हो मैंने, तुमने गलती की, एक्सेप्ट करो कि मैंने इसको चेंज नहीं किया। तुमने गलती की कि मैं सिर्फ यूनिट देख के आंसर कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखा। तुमने गलती की कि स्पीड लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो जो गलती करो उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको सही करो। कन्वर्ट, कन्वर्ट 50 या 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड मतलब इंटू एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। 72 किलोमीटर पर आवर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। देखो यूनिट कन्वर्जन रटा रटाया नहीं करना है। आपने हो सकता है रट रखा हो, आपने हो सकता है रट रखा हो 5/18 से गुना करेंगे, रटा रटाया नहीं करना, यहां थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो आपके सामने है 72 किलोमीटर पर आवर, आपको एसआई यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कर दो। देखो 72 है, किलोमीटर को लिखोगे 1000 मीटर, आवर को लिखोगे सेकंड में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 2 1 2, 6 बचा, ये आया 2 3 6, है ना,
ये बचेगा 6 6 36 है। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, ये आ गया 72 इंटू 10/36 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 2 5 10, ये आ गया 18, तो ये आ गया 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। लेकिन ये चीज हमें ये देखने को मिल गई, ये 72 तो एसजीटीज पड़ा था, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई किया। आप देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, यहां से आया। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई द स्पीड विद 5/18। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 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 बोलो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? वैसे एक बात बताओ, कोई भी यूनिट 60 गुना 60 समझा दीजिए, बहुत टफ काम है बेटा। एक्चुअल में इसके लिए आपको 3rd क्लास में जाना पड़ेगा, जब तुम्हें समय देखना सिखाया गया था, टाइम देखना। वहां बताया गया होगा कि 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 गुना 60, 3 मिनट में 3 गुना 60 सेकंड, 5 मिनट में 5 गुना 60 सेकंड, 60 मिनट में 60 गुना 60 सेकंड, 60 गुना 60 सेकंड होते हैं 60 मिनट। ठीक है? क्लियर? बहुत मुश्किल काम था, शाबाश आपने पूछ लिया, बहुत बढ़िया भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हो ना, लिटरली दिल खुश हो जाता है, लिटरली। थैंक यू। ठीक है, चल एक बात बताओ, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कौन बड़ी यूनिट होती है? विच इज लार्जर यूनिट, एसआई और सीजीएस? ऑप्शन ए एसआई यूनिट, ऑप्शन बी सीजीएस यूनिट, ऑप्शन सी बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, डी डिपेंड्स ऑन दैट फिजिकल क्वांटिटी। चलो एक क्विज करते हैं, लेट्स क्विज के थ्रू आंसर दो। कौन यूनिट बड़ी है, कौन यूनिट बड़ी है, एसआई सीजीएस, बोथ या डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी? ये देखिए भाई, 37% से भी ज्यादा का जवाब है ए एसआई यूनिट। सीजीएस तो बहुत कम का है। फिर बोथ आर इक्वल भी 27% है, और वही 27% जो करेक्ट आंसर दिए हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी।
मैं लीडर बोर्ड तो देखना चाहूंगा। देखो देखो देखो, बहुत गलतियां कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया है, ध्यान से सुनना। आंसर विल बी डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी। हम नहीं बोल सकते कि ऐसा यूनिट हमेशा बड़ी होती है, जरूरी नहीं होता है। जो तुम देखते हो जैसे मीटर और सेंटीमीटर में देखते हो, केजी और ग्राम में देखते हो, वो अलग बात है, वो कुछ क्वांटिटी है। आप इन जनरल सबका बोल पाओ कि हमेशा ऐसा यूनिट बड़ी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। कन्वर्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एसआई यूनिट। चलो पहले ये क्वेश्चन करेंगे और जवाब अपने आप मिल जाएगा। पहले ये क्वेश्चन करेंगे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। शाबाश, शाबाश। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो पहले, फिर जवाब मिलेगा। करो। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट क्या होती है? ग्राम को बदलो किलोग्राम में। अब देखो कैसे बदलते हैं, एक को एक रहने दो, ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे 10 की पावर -3 किलोग्राम, हाँ या ना? 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है, लेकिन यहां सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर का क्यूब है, तो यहां इसका क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की पावर -3 केजी अपोन, बेटा 10 की पावर -2 का क्यूब। बेटा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये देखो 10 की पावर -3 नीचे बचेगा, जो ऊपर आएगा 10 की पावर 3, मतलब 1000। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, बराबर होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1000 कैसे आया? आ जाता है बेटा, आजकल ऐसे ही आता है, आजकल ऐसे आता है बेटा। देखो ऊपर है -3 पावर में, नीचे है -6। ये जब -6 ऊपर आएगा बेटा, देखो 10 की पावर -6 जब ऊपर आएगा 10 की पावर 6 होगा, और 10 की पावर -3 पहले से है। जब सेम चीज की पावर लिखी होती है तो उन पावर को जोड़ देते हैं। तो 6 में जोड़ दिया -3, तो बच गया 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मतलब 1000 होता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, सीरियसली मुझे लगता है यार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। वाह, दिल खुश हो जाता है, लिटरली। कीप इट अप, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या हो गया? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, कौन सी यूनिट बड़ी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब? विच यूनिट इज लार्जर? बोलो बोलो बोलो, विच यूनिट इज लार्जर? Which unit is larger? इक्वल। ग्राम मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्राम और किलोग्राम इक्वल? अरे मेरे भाई, यूनिट पूछ रहा हूं,
यूनिट। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि एक और ये इधर टोटल 1000 बराबर है। ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर थोड़ी ना है। कौन बड़ा है कैसे डिसाइड करते हो? अब देखो, सिंगल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज्यादा यूनिट उतना छोटा। न्यूमेरिकल देखो, एक सिंगल 1 ग्राम के अंदर 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा। इट मीन्स kg/मीटर क्यूब इज स्मॉलर, 1000 टाइम्स स्मॉलर, 1000 टाइम्स स्मॉलर देन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे सेंटीमीटर जो है मीटर का 100वां हिस्सा है, 1/100 हिस्सा है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा है। ऐसे ही 1 kg/मीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का 1000वां पार्ट छोटा है। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर में कौन बड़ा? दोनों बराबर। बट मैं तुमसे पूछूं 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में कौन बड़ा? ऑब्वियस सी बात है, मीटर। यदि मैं तुमसे पूछूं मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा, तुम कहोगे मीटर बड़ा, मीटर बड़ा। मैं तुमसे पूछूं केजी और ग्राम में कौन बड़ा, तुम कहोगे केजी बड़ा। मैं तुमसे पूछूं 1 केजी और 1000 ग्राम में कौन बड़ा, तुम कहोगे दोनों बराबर। 1 केजी 1000 ग्राम बराबर। अरे भाई, अरे भाई, जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए तो मैं क्या करूं? है भाई, बोलो बोलो बोलो। है भाई, भेजे में बात घुसी। जब आप दो चीजों को बराबर लिख रहे हो, यूनिट बराबर तब होते हैं जब 1 kg/सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में 1 kg/मीटर क्यूब होता तो हम कहते बराबर। लेकिन इसमें एक में इसके 1000 है, इसके एक में इसके 1000 है, तो बड़ा। जैसे 100 का नोट और 10 के नोट, हम जानते हैं 10 का नोट छोटा है, 100 का नोट बड़ा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं 10-10 के नोट और 100 का नोट बराबर है। 10-10 के नोट और 100 का नोट बराबर है। लेकिन 10 का नोट और 100 के नोट में 100 का नोट बड़ा है। क्या बोलते हो भाई? ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुम्हें। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। कोई तुम्हें कोई चीज समझाने की कोशिश करे तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा होता है ना, गोबर, तो जब गोबर की सफाई करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, गोबर की साफ सफाई करोगे तो गोबर में हाथ तो हो ही जाता है। तो तुम्हें लगता है कि गंदा कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगेगा? गंदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। सफाई हो रही है बेटा, वो सफाई, तुम्हारे दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है उसकी सफाई हो रही है। ठीक है, क्लियर?
करें? वैसे एक बात बताओ, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, कौन बड़ी हुई? एसआई यूनिट। बेटा पता है तुम्हें, जब मैं कोई चीज बताता हूं ना, तुम उसका गलत मतलब निकाल के ले जाते हो। बेटा मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मीटर और सेंटीमीटर सेम यूनिट है, बराबर यूनिट है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि किलोग्राम और ग्राम सेम यूनिट है, कभी नहीं कहा। किलोग्राम और ग्राम जो है सेम यूनिट है, मैंने कब कहा? मैंने कल ऐसा कहा था कि किलोग्राम और ग्राम सेम यूनिट है? ना लायकों, मैंने कहा था कि इस बोतल का वजन नापोगे तो चाहे केजी में नापो चाहे ग्राम में नापो, इसका जो मास है जितना है उतना आएगा। क्या बोला था मैंने? इस बोतल का जितना मास है उतना ही आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि केजी वाले में रखोगे मेजर करने के लिए तो ये बड़ा मास कर लेगी या छोटा मास कर लेगी, और जब ग्राम वाले में रखोगे तो ये चेंज कर लेगी, इसको लगेगा ग्राम में मेजर कर रहे हैं चलो बढ़ा ले, तू ऐसा तो करेगी नहीं, इसका जो मास है वो है। तो मैंने कहा था कि 1 केजी 1000 ग्राम में दोनों बराबर हैं, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है। दैट डजंट मीन कि केजी ग्राम के बराबर है। क्या मैंने यही बोल दिया कि केजी ग्राम के बराबर है? यूनिट का जब कंपैरिजन हो रहा है तो 1 ग्राम से 1000 गुना बड़ा है किलोग्राम, और 1 किलोग्राम से 100 गुना बड़ा है क्विंटल, और 1 क्विंटल का 10 गुना है टन। तुम्हें सेम यूनिट लगते हैं? क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऐसा यूनिट आर जनरली लार्जर देन सीजीएस यूनिट एक्सेप्ट टाइम विच इज द सेम। ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे कोई। जनरली का क्या मतलब होता है भाई? बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हो सकती हैं जिसमें ऐसा यूनिट छोटी है सीजीएस बड़ी है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है? और टाइम की बात यह, टाइम में एसआई और सीजीएस सेम यूनिट होती है, चेंज ही नहीं होती है। यदि बात करें कौन बड़ा है तो हम कहेंगे कि दैट डिपेंड्स ऑन दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि वो क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं डायमेंशन पे। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशन पे, आ जाओ। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? देखो हमने क्या किया था, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला था 7 फिजिकल क्वांटिटीज को सेलेक्ट किया था फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी सारी क्वांटिटी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। बाकी सारी क्वांटिटी जो है इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जैसे कोई भी क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड की बात आती है तो स्पीड को कैसे लिखते हैं? लेंथ अपॉन टाइम। ऐसे एरिया की बात आती है लेंथ का स्क्वायर, ऐसे वॉल्यूम की बात आती है लेंथ का क्यूब, ऐसे डेंसिटी की बात आती है तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास अपॉन लेंथ का क्यूब। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इनको मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, इन्हीं के टर्म्स में लिखोगे, इन्हीं की पावर के टर्म्स में लिखोगे। किसी में पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पावर डिवीजन में माइनस मतलब पावर -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, किसी में पावर 1/2 होगा तो किसी में 3 मतलब कुछ भी पावर होगी। कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, कोई डिवाइड हो रही है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल वे में लिखोगे। तो बोला गया कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं ऐसा यूनिट वाली, इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को
7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस फिजिकल वर्ल्ड की 7 डायमेंशंस बोली जाती है, और इन्हीं 7 डायमेंशंस के टर्म्स में हम बाकी सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज, सो दीज 7 बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो अब इन डायमेंशंस को सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है वो समझाइए। मैं क्या समझा रहा हूं? पता है, तुम बस ये कमेंट लिख रहे हो, तुम समझ तो रहे ही नहीं हो। है शादाब भाई, तुम क्या कर रहे हो? ये कमेंट लिख रहे हो। जिस टाइम पर मैं समझा रहा हूं उस टाइम पे मैं देख रहा हूं तुम लगातार बस ये कमेंट लिख रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं ये कमेंट लिखता रहूंगा, मेरा बात सुन लेंगे सर, बस मेरा काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप सुनो तो सही, मैंने डायमेंशन पढ़ाना शुरू नहीं किया उससे पहले तुम ये कर रहे हो कि सब पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ। अरे तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको आप लिख रहे हो, तो किसके टर्म्स में लिख रहे हो? इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हो। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन बोला जाता है फिजिकल वर्ल्ड का। दीज 7 मतलब डायमेंशन का मतलब है कि जब आप कोई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हो तो वो बेस क्वांटिटी पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे एरिया है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या एरिया उसके मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। एरिया उसके लेंथ और विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 2 लेंथ की डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां से डायमेंशन निकलेंगे। आप सुनो तो सही पहले, ये वर्ड समझ में नहीं आता है, डायमेंशन मत समझो। इस वर्ड को क्यों समझना है? तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना, आगे बस खत्म बात। डायमेंशन समझ नहीं आता है। अरे मैं बोल रहा हूं कि जिन क्वांटिटी, जिन बेसिक, जैसे एक मकान बना रहे हो तो ईंटों से, पत्थर से, इनसे बना रहे हो, सीमेंट से, तो उसमें क्या क्या चीज लगी है, वो उसका डायमेंशन हो गया एक प्रकार से। एक तुमने मकान बनाया तो उसमें ईंटें लगी, पत्थर लगा, बजरी लगी, पानी लगा, सीमेंट लगा, सरिया लगा, ये इसके क्या हो गए? डायमेंशन हो गए। इसका यूज करके ये चीज बनी। अब उसमें कितनी ईंटें लगी, कितना पानी लगा, कितना सरिया लगा, वो अलग से लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। और यदि प्रॉपर पूरी डिटेल आ जाएगी तो हम कहेंगे देखो ये मकान बनाने का फॉर्मूला हो गया, हम उसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देंगे। ऐसे यहां पे भी मास, लेंथ, टाइम, कितना कितना टाइम्स यूज हुआ है, वो यदि कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देंगे। बोलो 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 बोलो, क्लियर है बात? तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनके टर्म्स में हम सारी डायमेंशन लिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है? अब हर डायमेंशन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम मास को लिख रहे हैं तो कैसे लिखें। हर बार मास तो लिखेंगे नहीं, तो मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डायमेंशन हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे और मास को शो करेंगे एम से, कैपिटल एम से। तो कभी डायमेंशन में यदि एम लिखा हुआ है दैट मींस वो मास की बात कर रहा है। ऐसे ही लेंथ को लिखेंगे एल से, लेंथ को किससे लिखेंगे? एल से। टाइम को लिखेंगे टी से, करंट को लिखेंगे ए से, ए। कभी कभी कहीं जगह आई से भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट ए से लिखते हैं। टेम्परेचर को लिखेंगे टी से, सॉरी टी से बोल रहा हूं, के से, केल्विन। टेम्परेचर को लिखेंगे के से। किसी किसी जगह आपको थीटा भी लिखा मिल सकता है, थीटा। टेम्परेचर को कई बार थीटा से भी लिख देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के से लिखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी से लिखेंगे, कैंडेला का सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखेंगे, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखेंगे। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। 7 डायमेंशंस के रिप्रेजेंटेशन है से, और किसी भी डायमेंशन को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एक तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अब ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं लिखा, किसी कोई एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला ml-3, ये निकाला ml-3, एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। इसका मतलब है m/l की पावर 3, मतलब ये दिखाता है मास को, और लेंथ का क्यूब ये दिखाता है वॉल्यूम को। मतलब बेसिकली ये क्वांटिटी डेंसिटी है। ये क्वांटिटी क्या है? डेंसिटी। तो अब हम देखो इसको रीड कैसे करते हैं। हम इसको रीड करते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी मास और लेंथ दो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, टाइम पे नहीं करती, करंट पे नहीं करती, टेम्परेचर पे नहीं कर रही। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी की जो डायमेंशंस हैं उसमें हम कहेंगे मास का डायमेंशन 1 है और लेंथ का डायमेंशन -3 है। डेंसिटी के अंदर मास का डायमेंशन 1 है और लेंथ का डायमेंशन -3 है। तो ये जो पावर है, ये पावर बताती है कि लेंथ कितने टाइम्स यूज हुई है। पावर क्या बताती है? लेंथ कितने टाइम्स यूज हुई है। मास की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 टाइम्स यूज हुई है। The dimensions of a physical quantity are the powers exponent to which the base quantities are raised to represent that quantity. उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटी की क्या पावर रेज की गई है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल, या उस फंडामेंटल क्वांटिटी का उस क्वांटिटी में क्या डायमेंशन है। जैसे डेंसिटी में मास का क्या डायमेंशन है? 1। डेंसिटी में लेंथ का क्या डायमेंशन है? -3। ये उसकी डायमेंशन को बताती है, और इस चीज को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इस ओवरऑल चीज को बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मैंने लिखा मास की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा, ऐसे लिखा। तो इस क्वांटिटी में मास की डायमेंशन अल्फा है, लेंथ की डायमेंशन बीटा है, टाइम की डायमेंशन गामा है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम बात करें डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम किसका है? क्यूब का है, क्यूबोइड का है, स्फीयर का है, कोन का है, किसका वॉल्यूम है? डजंट मैटर। वॉल्यूम में हमेशा लेंथ के 3 डायमेंशंस यूज होते हैं। जैसे मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वहां रेडियस का 3 बार मल्टीप्लीकेशन होता है। मैं क्यूब की बात करूं तो वो होता है साइड का क्यूब, मतलब एक लेंथ, साइड लेंथ, वही साइड लेंथ, वही साइड लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होती है। यदि मैं बात करूं क्यूबोइड की, तो क्यूबोइड में लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों मल्टीप्लाई होते हैं। लेंथ भी लेंथ है, विड्थ इज ऑल्सो ए लेंथ एंड हाइट इज ऑल्सो ए लेंथ। सारी लेंथ के डायमेंशन है, तो लेंथ का डायमेंशन 3 बार यूज हुआ है। ऐसे यहां देखो मास हो गया 1, मास का डायमेंशन लिखोगे तो 1 m हो गया, और वॉल्यूम का डायमेंशन लिखोगे तो लेंथ का क्यूब हो गया। तो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1l-3। लेकिन इसको सही तरीके से लिखने का तरीका है m1l-3 t0। तरीके से और भी लिख सकते हैं A0, K0, मोल 0, कैंडेला 0। लेकिन यार मोस्टली आपको डायमेंशंस में MLT देखने को मिलते हैं। यदि एम्पियर है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, तो मोस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक सही तरीका होता है कि MLT तो लिखो ही लिखो, बाकी है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि MLT सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम आने वाला है। बोलो बोलो बोलो। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1l-3 t0। मतलब ये बता रहा है कि जो डेंसिटी है उसमें टाइम का डायमेंशन नहीं है।
अब सुनो एक चीज, यहां पे डायमेंशन से ये पता चल रहा है कि यहां लेंथ भी है, यहां मास भी है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि लेंथ किस में है। अब लेंथ किसी में भी हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर में हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे माइक्रोमीटर में, चाहे नैनोमीटर में, चाहे एंगस्ट्रॉम, किसी भी यूनिट में हो। यूनिट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। देखो, यूनिट इज ए डिफरेंट थिंग एंड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इज ए डिफरेंट थिंग। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, लेंथ के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन लेंथ तो लेंथ ही है ना, लेंथ तो लेंथ ही है। ऐसे मास तो मास है, अब उसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, तो अब वो किसी भी यूनिट में वो है वो मास। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने का ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे हम इंसान है, मेल है, फीमेल है। अब मेल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मतलब अलग अलग इतने सारे है, लेकिन मेल मेल है। जैसे आप इंसान, जानवर अलग अलग, इंसान, कुत्ता, घोड़ा, हाथी। अब उसमें छोटा हाथी, बड़ा हाथी, बच्चा हाथी, बूढ़ा हाथी, वो अलग बात है। ऐसे ही डायमेंशंस बताते हैं एक प्रकार से उसकी जाति, एक प्रकार से उसका मतलब ओवरऑल, ऑल ओवरऑल वो क्या चीज है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। जैसे मास तो मास बताता है, वो किसी भी यूनिट में हो, मास मास है। ठीक है, क्लियर? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अभी देखो, डायमेंशन हम लिख रहे हैं मास लेंथ टाइम में, क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटल इसको माना है। यदि कभी हम फंडामेंटल मास लेंथ और स्पीड को मानेंगे, यदि इन केस कभी फंडामेंटल में हमने चेंज कर दिया कि भाई मास लेंथ टाइम नहीं, हम मास लेंथ और स्पीड को फंडामेंटल लेंगे, तो फिर हम मास लेंथ और स्पीड के टर्म्स में उस क्वांटिटी को लिखेंगे, तो वो उसके टर्म्स में डायमेंशंस होंगे। तो डायमेंशंस हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उस क्वांटिटी को कैसे लिख रहे हैं उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला एक इंफॉर्मेशन रखता है कि इस क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे कैसे यूज आई है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज आई है, कौन सी नहीं आई है, कौन सी कितने टाइम्स यूज आई है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशंस को m/L³ नहीं लिख सकते क्या? लिख दो, लेकिन आंसर में तुम्हें ऐसे नहीं, इस तरीके से लिख करके दिया जाता है। बात तो एक ही है ना। अब ये तो तुम नहीं कहोगे ना सर मेरा आंसर आया था 1/10⁻3, लेकिन ऑप्शन में सर 10⁻³ दे रखा, तो मैं नहीं करके आया क्योंकि मेरा तो 1/10⁻3 आया था, लेकिन ऑप्शन 10⁻³ था, पता नहीं क्यों दे रखा था। अब मैं क्या कहूं, अब आप कहोगे मैं लिख दूं 10⁻³ तुम कहो सर इसको 1/10⁻3 नहीं लिख सकते क्या? सर इसको 1/1000 नहीं लिख सकते क्या? सर इसको 10⁻2/10⁻⁻5 नहीं लिख सकते क्या? अब मैं क्या जवाब दूं इसमें, इन घटिया चीजों का मैं क्या जवाब दूं? मैं मेरे से क्या जवाब चाहते हो इन घटिया चीजों का? है क्या जवाब? और तुम्हें लगता है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अरे वाह मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। चल, तो अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वांटिटी के यूनिट्स भी देखेंगे जो हमारे ज्यादा काम आती है। हम छोटे मोटे यूनिट कन्वर्जन भी करेंगे, सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। अब हम तो देखो बेटा, आपको कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको कोई एक रेफरेंस फॉर्मूला चाहिए।
आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए वो जो उस क्वांटिटी को ऐसी क्वांटिटी से एक्सप्लेन करता हो जिसका डायमेंशंस आपको पहले से पता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते करते हम कुछ डायमेंशंस निकालते जाएंगे, उनमें से कुछ याद करते जाएंगे और उनका यूज करके फर्दर डायमेंशंस निकालते जाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का बाकी क्वांटिटी के टर्म्स में जिनका डायमेंशंस हमें आता है। जैसे देखो, सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दूं, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखो डायमेंशन से यूनिट निकालना बड़ा आसान है। लेंथ है, लेंथ एसआई यूनिट लेंथ क्या होता है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या कन्वर्ट कर सकते हो? 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? कैसे करोगे? 1 मीटर स्क्वायर, 1 तो ऐसे कैसे रहने दो, मीटर को लिखो सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। मीटर का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो यह 100 गुना 100 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो आपको जब एक डायमेंशनल फॉर्मूला पता होता है तो उससे यूनिट लिखना बड़ा आसान है, कन्वर्जन तो फिर हम कर ही सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा। अब चाहे वॉल्यूम किसका भी हो, किसी भी चीज का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशंस यूज आती हैं, लेंथ की पावर 3। इसकी यूनिट लिखोगे तो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी मीटर क्यूब। क्या होगी? मीटर क्यूब। और इसकी सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर पे होल क्यूब है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 100 1 गुना, एक तो एग्जिटीज है, मीटर को लिखोगे 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देखो डायमेंशन ऐसे यूज आते हैं, मास का m है, वॉल्यूम का L3 है, तो डेंसिटी का आ गया ml-3। अब इसको लिख सकता हूं ml-3t0। चाहूं तो मैं इसको भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? m0l3t0, ऐसे भी लिख सकता हूं। तरीका यही है लिखने का, m0l3t0। mlt तो लिखते ही है। जैसे इसका आ गया m1 भी लिख सकता हूं, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, m1l-3t0। ठीक है, और करो। स्पीड, अब चाहे स्पीड किसी भी चीज की हो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड के बजाय वेलोसिटी हो। अब ये मत बोलना सर स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, कुछ भी है तो वही ना, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, किसी भी चीज का स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, किसी भी चीज का, तो बेटा उसका डायमेंशन जो है, स्पीड को v से लिखते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आता है लेंथ अपॉन टाइम। किसी भी चीज का स्पीड को डिफाइन करने का फंडामेंटल तरीका होता है, कोई लेंथ ट्रेवल्ड होगा और कोई टाइम होगा, डिवीजन से आएगा। तो लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-1। इसको लिख सकता हूं m0, ये याद भी रखना है,
इसको लिख सकता हूं m0l1t-1। क्या लिख सकता हूं? m0l1t-1, ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में lt-1 लिख देते हैं। एस्केप वेलोसिटी कोई भी, ठीक है। इसका यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर अपॉन सेकेंड। देखो कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब इसको लिखेंगे मीटर अपॉन सेकेंड। सीजीएस यूनिट लिखना हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो सीजीएस यूनिट हो गया। ऐसे यूनिट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ, चाहे स्पीड किसी भी चीज की है, कैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, उसका डायमेंशन यही होगा, डायमेंशन यही होगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? यदि स्पीड का डायमेंशन ये है तो चेंज इन स्पीड, डायमेंशन ऑफ चेंज इन स्पीड is also will be same as that of speed। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, किसी भी चीज के लिए आप स्पीड में चेंज का डायमेंशन निकालोगे तो स्पीड में चेंज भी स्पीड ही आएगी भाई। वेलोसिटी में वेलोसिटी प्लस करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे वेलोसिटी आएगी, फोर्स में फोर्स प्लस करोगे फोर्स आएगा, एरिया में एरिया माइनस करोगे एरिया ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालोगे तो सेम डायमेंशन रखेगा। ये सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है, इन जनरल क्वांटिटी के लिए किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंस और एडिशन से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल आल्सो हैव सेम डायमेंशन। अब ये मत बोलना कि लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो डायमेंशन एल और एल 2l हो जाएगा, नहीं। यदि आपको लग रहा है कि एक L1 है एक L2 है, इसका डायमेंशन भी L इसका भी L, तो टोटल डायमेंशन 2l हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आंसर L ही आएगा। डायमेंशंस जब दो ऐड करते हैं तो सेम डायमेंशन वालों को ही ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो भी सेम डायमेंशन रखता है। L और L 2l नहीं होगा, क्लियर? L माइनस L 0 नहीं होगा, L ही होगा। 0 यदि मान लो 2 मीटर में से 2 मीटर माइनस करोगे तो वो 0 मीटर होगा, दैट इज 0 मीटर। ठीक है, तो लेंथ में लेंथ प्लस करो या लेंथ माइनस करो वो लेंथ ही आएगा, एरिया नहीं आ जाएगा। ओके भाई, क्वेश्चन लो ना, तुम ही बता दो मुझे क्या करना है, मैं वो ही पढ़ा लूंगा। बेटा तुम बड़े समझदार हो, कई साल से पढ़ रहे हो, तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताते रहा करो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, अब ये बता दिया, अब आप इतने क्वेश्चन करवा दो, अब ये करवा, मुझे बता दिया करो, मैं एग्जैक्टली वो ही करता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ बदल देगा लिटरली। मैं इसीलिए तो क्लास लेता हूं आप लोगों को, मैं इसलिए क्लास में तो आप आए हो कि मेरे को पढ़ाना सिखा दो, मुझे सिखाओ कि अब क्वेश्चन करवाना है आपको, बस मुझे आदेश देते रहा करो, तो ताकि मुझे याद आता रहता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब चाहे वो एक्सेलरेशन कैसा भी हो, चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, या कैसा भी एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, कैसा भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन जो है वो देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा वी अपॉन टी। यदि मैं तुमसे पूछूं डेल्टा वी का डायमेंशन क्या आएगा, यदि मैं तुमसे पूछूं चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, वेलोसिटी के बराबर। चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर ही आएगा एल टी माइनस वन। इसको एक टी से और डिवाइड कर दो, टी बेटा ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। अब ये मत बोलना सर ये स्मॉल टी कैपिटल टी कैसे बन गया, बेटा टाइम था, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है। चेंज इन वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एक्सेलरेशन जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस टू, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है, क्लियर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका यदि मुझे यूनिट लिखना है, जैसे मुझे ऐसा यूनिट लिखना है, तो देखो मैं तुम्हें ये सिखा चुका हूं, अब तुम्हें यूनिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसका ऐसा यूनिट बनाना है तो लेंथ लोगे वन, टाइम लोगे सेकंड, लेंथ का तो हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड, सेकंड की पावर माइनस टू। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यदि मुझे इसका सीजीएस यूनिट बनाना है, सीजीएस यूनिट, तो आप लेंथ को लिखोगे सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर और सेकंड की पावर माइनस टू, नीचे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई? है भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ी स्पेस बना ली। नेक्स्ट है फोर्स, नेक्स्ट है फोर्स। अब फोर्स कैसा भी हो, कैसा भी फोर्स हो, आप स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, फ्रिक्शन हो, विस्कस फोर्स हो, फोर्स फोर्स है। अब वो चाहे कैसा भी फोर्स है, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं मैंने कुछ लिखा है ईटीसी, ऐसा कोई भी फोर्स हो, ऐसा कोई भी फोर्स हो, फोर्स फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, फोर्स का कोई फॉर्मूला निकालते हैं जो हमें पता हो। हम सोचते हैं कि यार कोई फोर्स का ऐसा फॉर्मूला मिले जिसकी जो 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 फॉर्मूले में जो क्वांटिटी आ रही है उन क्वांटिटी का डायमेंशन हमें पता हो। तब हमारे दिमाग में आता है सरफेस टेंशन, नहीं बेटा वो फोर्स नहीं होता है, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है। फोर्स इज इक्वल टू आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम, एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन दोनों का डायमेंशन हमें आता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, मास का तो हो गया कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया एम वन एल वन टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू।
अब देखो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले को रटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। M1L1T-2 बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है। फोर्स के किसी और दूसरे फॉर्मूले से भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप फोर्स का कोई भी फॉर्मूला उठा के उससे डायमेंशन निकालोगे, सेम आएगा, बस शर्त एक ही है। आप जब फोर्स का डायमेंशन निकालो तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसका जिसका मतलब डायमेंशन तुम्हें पता है। जैसे आप लगाओ फोर्स का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इससे भी निकालो, सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब देखो इसका ऐसा यूनिट बात करते हैं, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, देखो मास, मास हो गया केजी, लेंथ, लेंथ देखो केजी को मीटर से मल्टीप्लाई करें, सेकंड की पावर -2, इसको लिखेंगे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज न्यूटन, न्यूटन एन से लिखते हैं। एक न्यूटन जो होता है ये 1 केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। एक न्यूटन 1 केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। ऐसे ही दूसरा होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस देखो मास को लिखोगे ग्राम, लेंथ को लिखोगे सेंटीमीटर, और सेकंड का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर ऊपर -2 पावर है। इसी को बोलते हैं, इसी को ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को शॉर्ट में बोलते हैं डाइन, डाइन नाम दे दिया जाता है। जैसे उसको न्यूटन नाम दे, देखो जो यूनिट फ्रीक्वेंटली काम आते हैं उन यूनिट को कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। जैसे इसको न्यूटन बोल दिया, इसको डाइन बोल दिया। 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज 1 डाइन। अब यदि मान लो आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो एक तो एज इट इज रहने दो, केजी को लिखो 1000 ग्राम, मीटर को लिखो 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड ही है। तो आप ये निकालोगे तो अगर 3 और 2 5, 10 की पावर 5, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ही क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये देखो यूनिट कन्वर्जन ही है, इसी को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ऐसा यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी आपको न्यूटन को डाइन में बदलना है तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होगा। कोई बताएगा न्यूटन बड़ा या डाइन, कोई बताएगा न्यूटन बड़ी यूनिट है या डाइन, बोलो बोलो बोलो, विच वन इज लार्जर यूनिट, न्यूटन और डाइन, न्यूटन, न्यूटन बड़ी यूनिट है, बिल्कुल सही बात, न्यूटन बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन है, 1,00,000 डाइन। चल ये फोर्स हो गया। ऐसे यदि मैं बात करूं और आगे, तो जैसे मोमेंटम हो गया, या पहले अपन बात कर लेते हैं एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी और वर्क एक ही बात है, सेम यूनिट होती है, सेम डायमेंशन होती है, एनर्जी और वर्क। अब चाहे वो कैसी भी एनर्जी हो, कैसा भी वर्क हो, वर्क डन बाय एनी फोर्स, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी,
हीट, एंथैल्पी, केमिस्ट्री में काम आती है टर्म, एंथैल्पी, और काइनेटिक पोटेंशियल, थर्मल, हीट, एंथैल्पी, वर्क, वर्क कैसा भी हो, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स हो, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स हो, ठीक है। एंट्रोपी डिफरेंट थिंग है बेटा। तो यहां एनर्जी का वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला बराबर होगा, और एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है m1l1t -2, ये फोर्स होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ, तो ये आ गया m1l2t -2। ये याद रख लो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है m1l2t -2 होता है। आप जरूरी नहीं है इससे निकालो, आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो m और v स्क्वायर, आप चाहो तो एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकालोगे तो ये आएगा मास का तो m हो गया, स्पीड lt -1 का स्क्वायर हो गया, तो ये आएगा मास तो 1, l का स्क्वायर आएगा और t की पावर -2 आएगा। -1 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। देखो इससे भी सेम आ रहा है m1l2t -2। आप कोई और फॉर्मूला लगा दो, जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, उससे निकाल लो तो भी ये डायमेंशन आएगा। आप एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का यही आएगा। यूनिट की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, ये भी काफी काम की चीज है। यदि मैं बात करूं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल, जूल बोलते हैं। सीजीएस यूनिट केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अर्ग, अर्ग ERG, अर्ग। याद रखना बेटा, एक जूल को अर्ग में बदलोगे 10⁻⁷ होता है, ये कन्वर्जन तुम खुद करोगे, ये कन्वर्जन तुम खुद करोगे। एक जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, कुछ नहीं करना, एक जूल मतलब ये, केजी को ग्राम में बदलो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 10⁻⁷ अर्ग आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? बोलो 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 बोलो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? और देखो क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी हम देखते हैं, जैसे एक होता है मोमेंटम, 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 मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, देखो मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। ये लो, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मास और वेलोसिटी का lt -1, तो ये आ गया m1l1t -1, ये आ गया। इसका यूनिट बोलोगे केजी मीटर अपॉन सेकंड, इसको कोई अलग से नाम नहीं देते, केजी मीटर अपॉन सेकंड ही होता है मोमेंटम का। दूसरा होता है इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स बेटा, इंपल्स का एक फॉर्मूला होता है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं,
लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इंपल्स होता है डेल्टा पी। तो इंपल्स का डायमेंशन जो है वो डेल्टा पी के बराबर होगा, मतलब पी के बराबर होगा, मतलब m1l1t-1 ही होगा। इंपल्स का डायमेंशन भी क्या होगा? m1l1t-1। हाफ एम वी स्क्वायर क्यू। बेटा काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ का तो कोई डायमेंशन है नहीं, हाफ तो एक नंबर है आगे बस, तो मास का है और वेलोसिटी के स्क्वायर का है, तो उससे भी निकाला, सेम आया। फोर्स के जैसा नहीं है बेटा, फोर्स में आता है m1l1t-2, इसका आ रहा है m1l1t-1। ठीक है, मोमेंटम, इंपल्स। इसके बाद देखो और जैसे प्रेशर, प्रेशर बेटा प्रेशर। अब देखो एक चीज और देखना ध्यान से, बेटा मोमेंटम को भी पी से लिखते हैं, प्रेशर को भी पी से लिखते हैं, पावर को भी पी से लिखते हैं। अब लिखने में तो सबको पी से लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब पी एक ऐसी चीज नहीं है कि जो हर जगह यूज होती है, स्टैंडर्ड नहीं है। पी हम यूज करते हैं, मोमेंटम, पावर, हर चीज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर जो होता है, प्रेशर को पी से लिखते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है? m1l1t-2, और एरिया का क्या आएगा? L2। देखो एक L कट जाएगा, एक L नीचे बचेगा, नीचे वाला L जब ऊपर जाएगा तो -1 में जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशन आएगा m1l-1t-2। उससे अलग है। अब ये मत बोलना सर P का वहां ये है यहां, अरे भाई P वहां मोमेंटम है तो P यहां प्रेशर है। अब अगला मैं चलो पावर ले लेता हूं, पावर, अगला क्वांटिटी मैं ले लेता हूं पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन पावर होता है। तो बताओ वर्क का क्या आएगा? वर्क का डायमेंशन, वर्क का आएगा m1l2t-2, और टाइम का क्या आ गया? t। तो इसको डिवाइड करोगे तो पावर का डायमेंशन क्या आ जाएगा? पावर का डायमेंशन आएगा m1l2t-3, ये पावर का आएगा। इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट हमें याद रखना चाहिए, काम आता है। ऐसा यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। इसे शॉर्ट में वाट बोलते हैं, वाट, वाट। 1 वाट जो होता है, 1 वाट, ये 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब होता है, और इसे 1 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये कहां से आया? देखो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया जूल में, टाइम हो गया सेकेंड में, जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड भी होती है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है, जैसे इंटेंसिटी है, एक क्वांटिटी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सुना है नाम कभी? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ऐसा भी लिखते हैं, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। बेटा ये चीज भी लिखना सीखो, इंटेंसिटी जो है एनर्जी पर, जब भी पर यूज होता है पर सेकंड, सेकंड क्या है? टाइम है, तो पर सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम,
पर यूनिट एरिया, मतलब ये भी डिवाइड में, तो एनर्जी के डिवाइड में टाइम भी है, एनर्जी के डिवाइड में एरिया भी, तो नीचे एरिया भी है। तो ये फॉर्मूले बनाना सीखो बेटा। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन नीचे ही एरिया, एनर्जी के अपॉन में। तो जब भी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ, तो पर मतलब डिवीजन में है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा mL2T-2, ये तो हो गया एनर्जी का। टाइम का हो गया T, एरिया का हो गया L2, तो इंटेंसिटी का हो गया M1L0T-3, M1L0T-3, -1 नहीं है बेटा, -3 आएगा, ध्यान से देखो, ये -2 है और ये +1 है, तो ऊपर जाके ये -1 और बढ़ जाएगा, तो -3 होगा, -3। ये इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको इन फॉर्मूले से ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। और अभी बहुत सारी क्वांटिटी, हम 11th क्लास में बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले बनाएंगे, धीरे धीरे सारी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। इंटेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, है ना। अब चलो जो नहीं होगा उसको वहां पे लाके रखेंगे, जैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, शाबाश। क्या आएगा? तो देखो, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले आगे हम पढ़ते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे फ्रिक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, याद है ये फॉर्मूला? तो ये भी एक फोर्स है, तो म्यू आएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक चीज देखो ध्यान से, दोनों ही फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। क्या आ गया? डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है और यूनिटलेस होता है। बेटा एक बात याद रखना, डायमेंशन लेस को लिखने का तरीका क्या है? कोई भी चीज डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, तो इसका जो डायमेंशन है इसको लिखते हैं M0 L0 T0, ऐसे लिखते हैं, M0 L0 T0। कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसकी डायमेंशन लिखते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। कभी यदि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिखना है तो उसकी डायमेंशन को 1 कर देते हैं। m की पावर 0, l की किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाता है। तो हम 1 के इक्वल कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हम उसको डायमेंशन लेस को डायमेंशन को 1 के बराबर कर देते हैं और फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। जैसे एक टर्म है प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा ये जो ग्रेडियंट वर्ड है, ध्यान से सुनना, ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट वर्ड बताता है तब लगता है जब रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन हो। ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं फॉर रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज लिखना हो तो प्रेशर मतलब ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहां है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर का रेट ऑफ चेंज, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। डीपी बाई डीएक्स, प्रेशर ग्रेडियंट होता है डीपी बाई डीएक्स। बेटा डीपी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, डीएक्स स्मॉल चेंज इन पोजीशन। डिफरेंशिएशन में जो डीपी डीएक्स होते हैं ये स्मॉल चेंजेस को दिखाते हैं।
तो ये ऊपर डायमेंशन प्रेशर के बराबर आएगा, नीचे डायमेंशन एक्स के बराबर आएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी निकाला। प्रेशर होता है फोर्स m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, और इसको डिवाइड कर दो एक लेंथ से, तो ये आ जाएगा m1 L-2 T-2, m1 L-2 T-2, ये आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट, तुम ही बताओ क्या आएगा। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट आया dp बाई dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, ये टेम्परेचर की पोजीशन के साथ चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज होगी, तो ये आएगा dp बाई डी, सॉरी प्रेशर नहीं है टेम्परेचर है, dt बाई dx, टेम्परेचर की पोजीशन के साथ रेट ऑफ चेंज। तो ऊपर तो डायमेंशन टेम्परेचर का आएगा और नीचे डायमेंशन एक्स पोजीशन का आएगा। टेम्परेचर का होता है केल्विन और पोजीशन का होता है एल, तो ये आएगा K इंटू L-1, लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है m0 L-1 T0 K1, ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर अपॉन लेंथ। ऐसे ही एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको लिखते हैं dv अपॉन dx। क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, बोलो 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 बोलो, क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसके अलावा बेटा एक यहां पे जगह है, हम यहां लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ 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 क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को। थोड़ा बहुत देखो मैं आगे का यूज कर रहा हूं, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशन में पढ़ते हैं, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला तो याद होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। एक पॉइंट मास जब r डिस्टेंस पे रोटेट करता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr स्क्वायर। यदि किसी को नहीं पता है कि सर मुझे तो नहीं पता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो भाई अब कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है ना, हम याद कर लेते हैं इसको। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिख रहे हैं, इंटेंसिटी को भी आई से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका डायमेंशन आएगा ml2 और t0 हो जाएगा, टाइम नहीं है यहां पे। ऐसे यदि मान लो लिखना हो एनर्जी डेंसिटी, एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी जैसे मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, m1 L2 T-2 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L क्यूब। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। यार ये जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये जाना पहचाना नहीं लग रहा, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ है भाई, इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये दोनों सेम है, क्या प्रेशर
और एनर्जी डेंसिटी सेम है। इसका मतलब है दो अलग अलग क्वांटिटी भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रख सकते हैं। यह आप ध्यान रखो, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी क्या है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं। दो डिफरेंट क्वांटिटी भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रख सकती हैं। दो डिफरेंट क्वांटिटी भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रख सकती है। बात समझी? ऐसे ही और भी बहुत सारी डायमेंशन है, जैसे एक है टॉर्क। टॉर्क 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 को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इसका जो डायमेंशन आएगा बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आर और एफ का मल्टीप्लीकेशन होता है, आर और एफ का, ठीक है ना। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा लेंथ, और फोर्स का आएगा m1L1T-2। तो टॉर्क का जो डायमेंशन आ गया वो आ गया m1L2T-2। m1L2T-2 देखो सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी के बराबर है, बल्कि टॉर्क और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, फिर भी उनके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यहां से एक नोट लिख सकते हैं, क्या, टू डिफरेंट, टू और मोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी two or more different physical quantities may have same dimensional formula, may have same dimensional formula, same dimensional formula। दो और ज्यादा क्वांटिटी जो हैं सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रख सकती हैं, जो कि अलग अलग क्वांटिटी है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो 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 बोलो। अब देखो, मैं कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने के लिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सोच के आना इन पे। जैसे ये है, होमवर्क में आप इनको निकालने की कोशिश करना, बट जरूरी नहीं आप निकाल पाओ, मैं समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ये आगे चैप्टर में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आप निकालने की कोशिश कर सकते हो, इनके फॉर्मूले याद करके आ सकते हो। यदि करके आओगे तो अच्छा लगेगा, यदि इनके फॉर्मूले याद करके आओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे ये, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है भाई, ठीक है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम बहुत सारे डायमेंशंस और निकालेंगे। देखो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो वाले फॉर्मूले देखेंगे जिससे डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है। कुछ सर्टेन ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा कि ये तो याद करो, और इनके यूज से देखो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं।
तो अगली क्लास में ये निकालेंगे, फिर इनके एप्लीकेशन देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज क्या है, कहां यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे। ओके। और जो ये बीच बीच में उंगली करते रहते हैं कि सर क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो, बेटा मुझे पता है कि मुझे कब क्वेश्चन कराना है। जब मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं तो उस पर क्वेश्चन क्या करा दूं, 2 डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के उस पर क्वेश्चन करा दूं। बेटा ये चीजें बंद करो, टीचर पे भरोसा रखो और जो वो बोलता है वो करो, तभी आगे आगे बढ़ने का सबसे पहला रूल ये है, अपना ज्ञान मत पेलो। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा।